नमस्कार दोस्तों, आप सब्जी का स्वागत है क्राइम गाथा चैनल में। मैं आपको कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र की खाड़ेपुर कॉलोनी की एक ऐसी सच्ची और दुखद कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो रिश्तों की पवित्रता को तार-तार कर देती है। ये कहानी शुरू होती है एक मासूम हंसी-मजाक से, लेकिन धीरे-धीरे यह इतनी भयावह बन जाती है कि एक जिंदगी खत्म हो जाती है और कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं। यह कहानी न केवल एक अपराध की है, बल्कि उन मानवीय कमजोरियों, लालच और बदले की आग की है जो रिश्तों को तबाह कर देती हैं। कानपुर का खाड़ेपुर कॉलोनी एक मध्यम वर्गीय बस्ती थी, जिसे कानपुर विकास प्राधिकरण ने आम लोगों के लिए बनाया था। साफ सुथरी गलियां, छोटे छोटे मकान और मेहनती लोग, यहाँ का माहौल सामान्य था। यहीं बी ब्लॉक में रहता था जगराम सिंह, एक मेहनती और ईमानदार इंसान। जगराम पनकी की एक फैक्ट्री में मजदूर था। उसकी तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह इतनी थी कि परिवार का गुजारा आराम से हो जाता था। उसकी पत्नी मीना सिंह एक गृहिणी थी, जो अपने परिवार को जोड़े रखने में माहिर थी। मीना की आवाज में एक ममता थी, जो बच्चों को हमेशा सुकून देती थी। जगराम और मीना के 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी ममता, छोटी बेटी पूजा और बेटा राजकुमार। ममता 22 साल की थी, शांत स्वभाव की और घर के कामों में मां की मदद करती थी। उसने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की थी और जगराम ने उसकी शादी कानपुर के कट्ठा गांव के मनोज से कर दी थी। पूजा 19 साल की थी, हंसमुख, चुलबुली और थोड़ी शरारती। वो अपनी खूबसूरती और हाजिर जवाबी के लिए मोहल्ले में मशहूर थी। राजकुमार, जो 17 साल का था, स्कूल में पढ़ता था और अपने दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करता था। वह थोड़ा गुस्सैल था, लेकिन अपनी बहनों से बहुत प्यार करता था। जगराम का परिवार खुशहाल था। सुबह जगराम फैक्ट्री चला जाता, मीना घर संभालती और बच्चे अपनी दुनिया में मस्त रहते। लेकिन ममता की शादी के बाद जगराम की जिंदगी में एक नया किरदार आया, उसका दामाद मनोज। मनोज 25 साल का एक चालाक और आकर्षक नौजवान था। उसकी हंसी में एक जादू था, जो लोगों को उसकी ओर खींचता था। वह अपने पिता की पुश्तैनी जमीन पर उगाई सब्जियों को टेम्पो में लाद कर नौबस्ता मंडी में बेचता था। उसका धंधा अच्छा चलता था और वह महीने में अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता था। मनोज की 3 बहनें थीं और वह इकलौता बेटा था, इसलिए घर में उसकी खूब चलती थी। ममता से शादी के बाद मनोज का खाड़ेपुर कॉलोनी में आना जाना शुरू हुआ। नौबस्ता मंडी से कॉलोनी ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए वह हर तीसरे चौथे दिन ससुराल पहुंच जाता। भारतीय परंपराओं में दामाद का ससुराल में खूब स्वागत होता है। मीना उसे तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती और जगराम उससे बेटे की तरह बात करता। मनोज भी अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लेता। वह घर के छोटे मोटे कामों में मदद करता, कभी बिजली का बिल जमा कर देता, कभी राशन लाने में हाथ बटाता। जगराम और मीना को उस पर इतना भरोसा हो गया कि वे उसे बेटे से कम नहीं मानते थे। लेकिन मनोज की नजरें कुछ और कह रही थीं। उसका ध्यान ममता से ज्यादा पूजा पर था। पूजा की हंसी, उसकी चुलबुली बातें और उसकी खूबसूरती मनोज को आकर्षित करती थीं। पूजा और मनोज के बीच जीजा साली का रिश्ता था और दोनों में खूब हंसी मजाक होता। पूजा मनोज की चुहल का जवाब हंस कर देती और जगराम मीना इसे सामान्य नोकझोंक समझते। लेकिन मनोज का मजाक धीरे धीरे सीमा लांघने लगा। एक दिन मनोज ससुराल आया। पूजा रसोई में चाय बना रही थी। मनोज ने हंसते हुए कहा, अरे साली जी, चाय में चीनी कम डालना, वरना तुम्हारी तरह और मीठी हो जाएगी। पूजा ने हंसकर जवाब दिया, जीजा, आपकी बातें तो चीनी से भी मीठी हैं। ये छोटा सा मजाक परिवार को हंसाने वाला लगा, लेकिन मनोज की नजरें पूजा के चेहरे पर टिकी थीं। वह हमेशा पूजा के आसपास रहने की कोशिश करता। अगर पूजा बाजार जाती, तो वह साथ जाने की पेशकश करता। अगर वह घर में काम कर रही होती, तो वह कोई न कोई बहाना बनाकर बात शुरू कर देता। पूजा को शुरू में यह सब मजाक ही लगा। वह मनोज की बातों पर हंसती, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि मनोज की हरकतें सामान्य नहीं हैं। एक बार जब पूजा कपड़े धो रही थी, मनोज ने उसका दुपट्टा खींचकर मजाक किया। पूजा ने नाराजगी दिखाई, लेकिन मनोज ने हंसकर टाल दिया, अरे, साली के साथ तो मजाक बनता है। पूजा चुप रही, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि परिवार में कोई गलतफहमी हो।
मनोज का ससुराल आना इतना बढ़ गया कि उसका धंधा प्रभावित होने लगा। एक दिन उसके पिता ने उसे डांटा, मनोज, दिन रात ससुराल में पड़ा रहता है, ठंडे का क्या होगा? मनोज का ससुराल का नशा थोड़ा कम हुआ। वह अब कम आने लगा, लेकिन जब भी आता, उसकी नजरें पूजा को ढूंढती थीं। ममता और मनोज की शादी को 2 साल हो चुके थे। ममता अब मनोज के लिए उतनी आकर्षक नहीं रही। उसकी खूबसूरती और बातें मनोज को बांसी लगने लगीं। दूसरी ओर पूजा की जवानी और चुलबुलापन उसे खींच रहा था। मनोज ने फिर से ससुराल के चक्कर बढ़ा दिए। इस बार उसका मकसद ममता या परिवार की मदद नहीं, बल्कि पूजा था। ममता को अपने पति के इरादों की भनक नहीं थी। वह समझती थी कि मनोज उसके माता पिता की मदद करने जाता है। इस भरोसे की आड़ में मनोज पूजा के साथ छेड़छाड़ को और बढ़ाने लगा। एक दिन मनोज ससुराल आया। पूजा आंगन में कपड़े सुखा रही थी। मनोज ने मौका देखकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, साली जी, तुम तो दिन ब दिन और खूबसूरत होती जा रही हो। पूजा ने हाथ छुड़ाया और बोली, जीजा, ये क्या मजाक है? मम्मी सुन लेंगी तो गलत समझेंगी। मनोज ने हंसकर कहा, अरे मम्मी को तो पता है कि जीजा साली का मजाक चलता है। पूजा चुप रही, लेकिन उसे मनोज की हरकतें अजीब लगने लगीं। मनोज अब मौका पाकर शारीरिक छेड़छाड़ भी करने लगा। अगर पूजा अकेली होती तो वह उसका दुपट्टा खींचता या उसकी कमर पर हाथ रख देता। पूजा को यह सब गलत लगता, लेकिन वह विरोध नहीं करती। वह सोचती कि अगर उसने कुछ कहा तो परिवार में बवाल हो जाएगा। मनोज का आत्मविश्वास बढ़ता गया। एक दिन जगराम और मीना किसी रिश्तेदार के यहां गए थे। राजकुमार अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गया। घर में सिर्फ पूजा और मनोज थे। पूजा अपने कमरे में किताब पढ़ रही थी। मनोज चुपके से कमरे में घुसा और पूजा को पीछे से आलिंगन में जकड़ लिया। पूजा डर गई और छूटने की कोशिश करने लगी। मनोज ने उसकी गर्दन पर गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, पूजा, तुम ममता से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। पूजा ने डरते हुए कहा, जीजा, ये गलत है, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन मनोज ने उसकी एक न सुनी। वह पूजा के गालों पर अपने होंठ रगड़ने लगा। पूजा के लिए यह पहला मौका था जब किसी पुरुष ने उसे इस तरह छुआ था। वह डर और रोमांच के मिश्रित भाव में थी। किसी तरह उसने मनोज को धक्का दिया और बोली, आप हद पार कर रहे हैं जीजा। अगर मम्मी पापा को पता चला तो बवाल हो जाएगा। मनोज ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, साली तो आधी घरवाली होती है, मैं तो बस अपना हक जता रहा हूं। पूजा ने गुस्से में कमरे से निकलकर रसोई में चली गई। मनोज उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बस मुस्कुराता रहा। पूजा कोई पत्थर की मूर्ति नहीं थी। मनोज की रसीली बातें और छेड़छाड़ उसके मन में गुदगुदी पैदा करने लगी थीं। वह सोचने लगी कि मनोज की बातों में एक आकर्षण है। वह उसकी हरकतों को नजरअंदाज करने लगी। एक दिन मनोज ने फिर पूजा को अकेले पकड़ा और बोला, पूजा, सच कहता हूं, मेरी शादी तुमसे हुई होती तो मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान होता। पूजा ने हंसकर टाल दिया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। धीरे धीरे पूजा का विरोध कम होने लगा। वह सोचने लगी कि शादी जब होगी तब होगी, क्यों ना तब तक जीजा के साथ मस्ती कर ली जाए। एक दिन मनोज ने फिर पूजा को अकेले पाया। इस बार पूजा ने विरोध नहीं किया। उसने खुद को मनोज के हवाले कर दिया। इसके बाद पूजा मनोज की दीवानी हो गई। मनोज अब ससुराल में ज्यादा समय बिताने लगा। वह रात को चुपके से पूजा के कमरे में जाता और सुबह 4 बजे अपने बिस्तर पर लौट आता। दोनों के बीच यह गलत रिश्ता गहराता गया। एक रात जगराम की नींद अचानक खुल गई। उन्हें पूजा के कमरे से खुसर-पुसर की आवाजें सुनाई दीं। वह उठे और चुपके से पूजा के कमरे की खिड़की के पास गए। खिड़की से झांकने पर जो देखा, उससे उनका खून खौल गया। उनकी छोटी बेटी पूजा अपने जीजा मनोज के साथ थी। जगराम का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उन्होंने खुद को काबू में रखा। उन्होंने जोर से दरवाजा खटखटाया। पूजा डर गई। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने पिता को देखकर वह सहम गई। मनोज उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती कर दी। जगराम ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपने कमरे में लौट गए। सुबह उन्होंने मीना को सारी बात बताई। मीना सुनकर रोने लगी। दोनों ने बदनामी के डर से शोर शराबा नहीं किया।
उन्होंने पूजा और मनोज को बुलाकर खूब डांटा। पूजा सिर झुकाए रोती रही। मनोज बार बार माफी मांगता रहा। जगराम ने उसे चेतावनी दी, अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। मनोज सिर झुकाए अपने घर लौट गया। जगराम और मीना ने ममता के दाम्पत्य जीवन को बचाने के लिए इस बात को छुपा लिया, लेकिन यह फैसला उन्हें बाद में महंगा पड़ा। मनोज के मन का डर धीरे धीरे खत्म हो गया। एक दिन पूजा ने उसे फोन करके बताया कि उसके पिता उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर मनोज फिर ससुराल पहुंच गया। उसने जगराम और मीना से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब पूजा को साली नहीं बल्कि छोटी बहन मानेगा। जगराम और मीना को लगा कि मनोज को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उन्होंने उसे माफ कर दिया। लेकिन मनोज ने मौका पाकर पूजा से कहा, तुम्हारी शादी भले ही कहीं हो जाए, हमारे संबंध पहले जैसे ही रहेंगे। पूजा ने भी जवाब दिया, मैं भी तुम्हें हमेशा प्यार करती रहूंगी। जगराम ने पूजा के लिए लड़का ढूंढना शुरू किया। उनकी मुलाकात तेज बहादुर से हुई, जो जगराम के बड़े भाई सुखराम का दामाद था। तेज बहादुर ने बताया कि उसका छोटा भाई ओम प्रकाश ब्याह के लायक है। ओम प्रकाश 24 साल का कार चालक था और अच्छा कमाता था। जगराम को ओम प्रकाश पसंद आया। मनोज ने भी इस रिश्ते को हरी झंडी दे दी, क्योंकि पूजा कहीं दूर नहीं जा रही थी। 16 फरवरी 2016 को पूजा की शादी ओम प्रकाश से हो गई। शादी के बाद पूजा अपनी ससुराल हंसपुरम पहुंच गई। हंसपुरम भी नौबस्ता का ही एक हिस्सा था, जहां तेज बहादुर अपने परिवार के साथ रहता था। तेज बहादुर 30 साल का एक मजबूत कद-काठी वाला इंसान था, जो अपने परिवार का मुखिया था। उसकी पत्नी अनीता, जो जगराम के भाई की बेटी थी, पूजा की चचेरी बहन थी। अनीता और पूजा में खूब बनती थी। ओम प्रकाश के दो छोटे भाई थे, प्रमोद और छोटू, और एक बहन उषा। पूरा परिवार साथ रहता था। पूजा ने अपने व्यवहार से ससुराल वालों का दिल जीत लिया। वह सुबह जल्दी उठकर घर के काम संभालती, पति के लिए खाना बनाती और जेठ देवरों का भी ख्याल रखती। ओम प्रकाश अपनी खूबसूरत और समझदार पत्नी से बहुत खुश था। लेकिन इस खुशहाल माहौल में एक बार फिर मनोज की एंट्री हुई। मनोज पूजा से मिलने के लिए छटपटाने लगा। एक दिन वह उसकी ससुराल पहुंच गया। चूंकि वह ओम प्रकाश का साड़ू था, ससुराल वालों ने उसकी खूब आवभगत की। मनोज ने तेज बहादुर से दोस्ती कर ली। दोनों साथ बैठकर शराब पीते और गपशप करते। मनोज जब भी आता, पूजा के आसपास मंडराता। वह उससे हंसी मजाक और छेड़छाड़ करता। कभी वह पूजा का दुपट्टा खींचता तो कभी उसकी कमर पर हाथ रख देता। पूजा कभी कभी तिल मिलाकर उसे सीमा में रहने की नसीहत देती, लेकिन मनोज अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। ओम प्रकाश को मनोज का बार बार आना और पूजा से हंसी मजाक करना पसंद नहीं था। वह मन ही मन कुढ़ता, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। एक दिन उसने पूजा से साफ कहा, मुझे मनोज का यहां आना जाना पसंद नहीं। न मैं उसके घर जाऊंगा, न वह यहां आए। उसकी बेहुदा बातें और भद्दा मजाक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम उसे मना कर दो। लेकिन पूजा ने मनोज को नहीं रोका। वह पहले की तरह आता रहा और कभी-कभी रात को भी रुक जाता। ओम प्रकाश के मन में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा। उसने गुप्त रूप से पता लगाया तो उसे पता चला कि पूजा और मनोज के बीच शादी से पहले से ही नाजायज संबंध थे। जब उसने पूजा से इस बारे में बात की, तो पूजा ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि कोई उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ओम प्रकाश के मन में शक का बीज बोया जा चुका था। पूजा और ओम प्रकाश के बीच झगड़े शुरू हो गए। ओम प्रकाश शराब पीने लगा। वह देर रात नशे में धुत होकर घर लौटता और पूजा को गालियां देता, उस पर चरित्रहीनता का आरोप लगाता। अगर पूजा कुछ बोलती तो वह उसकी पिटाई कर देता। तेज बहादुर कई बार बीच बचाव करने आता, लेकिन ओम प्रकाश उससे भी भिड़ जाता। रोज रोज की मारपीट और अपमान से तंग आकर शादी के 1 साल बाद पूजा अपने मायके लौट आई। जगराम और मीना को बेटी का ससुराल छोड़कर आना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उसे समझाया, लेकिन पूजा ने साफ कहा, मैं जहर खाकर मर जाऊंगी, पर ससुराल नहीं जाऊंगी। कुछ दिन बाद ओम प्रकाश उसे मनाने आया, लेकिन पूजा ने मना कर दिया। जब मनोज को पता चला कि पूजा मायके आ गई है, तो वह खुशी से फूला नहीं समाया। वह फिर ससुराल आने लगा।
उसने पूजा की मदद करने का वादा किया और फिर से उसके साथ नाजायज संबंध बना लिए। पूजा ओम प्रकाश से बदला लेना चाहती थी। उसने मनोज के साथ मिलकर नौबस्ता थाने में ओम प्रकाश के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने ओम प्रकाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कुछ दिन बाद वह जमानत पर छूट गया। जमानत पर छूटने के बाद ओम प्रकाश ने अपने बड़े भाई तेज बहादुर पर मुकदमा रफा दफा करने का दबाव डाला, लेकिन तेज बहादुर ने मना कर दिया। इससे दोनों भाइयों में रंजिश बढ़ गई। ओम प्रकाश की बहन ऊषा और भाई छोटू व प्रमोद उसके साथ थे, लेकिन तेज बहादुर पूजा के पक्ष में था। ओम प्रकाश पूजा पर भी मुकदमा वापस लेने का दबाव डाल रहा था, लेकिन पूजा नहीं मानी। उसे शक था कि मनोज ही पूजा को भड़का रहा है। ओम प्रकाश अब जब भी ससुराल जाता, नशे में धुत होता। वह यह देखने की कोशिश करता कि कहीं मनोज पूजा के साथ तो नहीं है। एक दिन वह ससुराल गया और मनोज को वहां देखकर आग बबूला हो गया। उसने पूजा की पिटाई की और मनोज को धमकी दी, हमारा रिश्ता साढ़ू का है, इसलिए बख्श रहा हूं। कोई और होता तो उसकी लाश निकलती। आइंदा पूजा से मिलने की जुर्रत मत करना। मनोज चुपचाप चला गया, लेकिन उसका खून खौल रहा था। उसी शाम पूजा ने उसे फोन किया और ताने मारे, मैं तुम्हें मर्द समझती थी, लेकिन तुम तो नामर्द निकले। ओम प्रकाश मुझे पीटता रहा और तुम तमाशा देखते रहे। तुम्हें उसे वहीं मार देना चाहिए था। पूजा की बातों ने मनोज की मर्दानगी को ललकार दिया। उसने गुस्से में कहा, मैंने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि वह तुम्हारा पति है, लेकिन अब मैं उसे जान से मारकर ही तुम्हें मुंह दिखाऊंगा। पूजा ने और आग में घी डाला, हाँ मार दो। जब तक वह मरेगा नहीं, मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। मनोज ने ओम प्रकाश की हत्या की योजना बनाई। उसने पूजा के भाई राजकुमार और ओम प्रकाश के बड़े भाई तेज बहादुर को इसमें शामिल किया। तेज बहादुर कई बार ओम प्रकाश से मारपीट और बेइज्जती सह चुका था, इसलिए वह हत्या के लिए तैयार हो गया। राजकुमार को अपनी बहन की प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए वह भी साथ देने को राजी हो गया। 6 नवंबर 2018 की शाम तेज बहादुर ने मनोज को फोन किया। ओम प्रकाश विधन में पप्पू रिपेयरिंग सेंटर पर अपनी मोटरसाइकिल ठीक करा रहा है। वहां से वह अपनी बहन उषा के घर पतारा जाएगा। आज अच्छा मौका है। मनोज ने राजकुमार को साथ लिया और विधन पहुंच गया। वहां उसने ओम प्रकाश से दुआ सलाम की और अपनी गलती की माफी मांगी। ओम प्रकाश नरम पड़ गया और बोला, ठीक है भाई साहब, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन गलती दोहराने की कोशिश मत करना। मनोज ने कहा, आइंदा कोई गलती नहीं होगी, लेकिन इस खुशी में आज तुम मेरे साथ पार्टी करो, तभी मैं मानूंगा कि तुमने मुझे दिल से माफ किया है। ओम प्रकाश मान गया। दोनों ठेके पर गए और शराब पी। मनोज ने जानबूझकर ओम प्रकाश को ज्यादा पिला दिया। घर लौटते वक्त मनोज ने शंभुआ हाईवे पुल पर मोटरसाइकिल रोक दी। ओम प्रकाश भी रुक गया। मनोज ने तेज बहादुर को भी बुला लिया। योजना के मुताबिक राजकुमार ने ओम प्रकाश की मोटरसाइकिल पलट दी। ओम प्रकाश नशे में था और समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। मनोज और तेज बहादुर ने उसे दबोच लिया। मनोज ने चाकू निकाला और ओम प्रकाश की गर्दन रेत दी। खून की धार बह निकली और ओम प्रकाश तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। हत्या को दुर्घटना दिखाने के लिए उन्होंने शव को सड़क किनारे फेंक दिया। मनोज राजकुमार के साथ ससुराल पहुंचा और पूजा को हत्या की खबर दी। तेज बहादुर भी अपने घर हंसपुरम लौट गया। 7 नवंबर 2018 की सुबह शंभुआ हाईवे पुल पर दुर्घटना की सूचना विधन थाना प्रभारी संजीव चौहान को मिली। वह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहां भीड़ जमा थी। तेज बहादुर ने खुद को ओम प्रकाश का बड़ा भाई बताते हुए कहा कि वह अपने भाई को ढूंढते हुए वहां पहुंचा था। उसने बताया कि ओम प्रकाश बीती शाम अपनी बहन उषा के घर गया था और शायद लौटते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया। शव की शिनाख्त हो गई तो पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सच्चाई चौंकाने वाली थी। ओम प्रकाश की मौत दुर्घटना से नहीं, बल्कि गला काटकर हत्या से हुई थी। पुलिस ने तेज बहादुर, प्रमोद, छोटू और उषा से पूछताछ की। तेज बहादुर पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन प्रमोद, छोटू और उषा ने बताया कि पूजा और मनोज के बीच नाजायज संबंध थे।
ओम प्रकाश इसका विरोध करता था, जिसके चलते पूजा ने उसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। उन्होंने शक जताया कि मनोज और पूजा ने ही हत्या की है। पुलिस ने मनोज को थाने बुलाया। सख्त पूछताछ में वह टूट गया और हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने राजकुमार और तेज बहादुर के साथ मिलकर ओम प्रकाश की हत्या की। उसने यह भी स्वीकार किया कि पूजा के साथ उसके नाजायज संबंध थे और उसी के उकसावे पर हत्या की गई। पुलिस ने पूजा और तेज बहादुर को भी हिरासत में ले लिया, लेकिन राजकुमार फरार हो गया। मनोज की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद हुआ, जिसे उसने अपने घर में छिपाया था। थाना प्रभारी संजीव चौहान ने ओम प्रकाश के भाई प्रमोद की शिकायत पर मनोज, पूजा, तेज बहादुर और राजकुमार के खिलाफ भादंसम की धारा 302 हत्या के तहत केस दर्ज किया। 14 नवंबर 2018 को मनोज, पूजा और तेज बहादुर को कानपुर कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें जिला कारागार भेज दिया गया। राजकुमार तब तक फरार था और उनकी जमानत नहीं हुई थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में विश्वास और मर्यादा कितनी जरूरी है। एक मासूम मजाक कैसे एक खतरनाक जुनून में बदल सकता है और कैसे लालच, बदला और गलत इरादे जिंदगियों को बर्बाद कर सकते हैं। मनोज की हवस, पूजा की कमजोरी और ओम प्रकाश का गुस्सा, सबने मिलकर एक खुशहाल परिवार को तबाह कर दिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि एक गलत कदम पूरी जिंदगी को उजाड़ सकता है।